गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बिहार में जो इलेक्शन थे दो फेजेस के अंदर वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 14 नवंबर को हमारे सामने होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। अब यहाँ पे इस इलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल रहा वो महिलाओं का रहा। देखो, वैसे अगर मैं बात करूं ना बिहार की, तो बिहार में इलेक्टर्स की संख्या में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। लगभग बिहार में 3,93,00,000 के आसपास आपके पुरुष मतदाता हैं। महिलाओं का संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। पर इस बार के इलेक्शन में महिलाओं ने बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इतना ज्यादा कि महिलाओं ने नंबर ऑफ वोट्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें, वो संख्या पुरुषों से लगभग 4 लाख ज्यादा थी। कि पहले तो देखो, आप नंबर नोटिस करो कि महिलाओं की संख्या कम है वहां पे, पर तब भी नंबर ऑफ महिलाएं जिन्होंने वोट डाला है वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू मेल। तो डेफिनेटली महिलाओं ने इस बार वोटिंग में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया है। अब दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो रिजल्ट से पहले आपके पास एग्जिट पोल्स आते हैं। एग्जिट पोल हमें एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि किस तरह की सरकार बन रही है। तो इस बार के एग्जिट पोल जो है वो ज्यादातर यहाँ पे एनडीए की सरकार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी जनता दल यूनाइटेड है और बीजेपी और जो बाकी अन्य पार्टियां उनके साथ हैं, उनकी सरकार यहाँ पे एज पर एग्जिट पोल्स बनती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं 14 तारीख को कितना एग्जिट पोल सही होता है या गलत होता है। विल सी ऑन 14 नवंबर। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो दिल्ली में लाल किले के पास में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये बहुत ही दुखदायक घटना थी, पर इसकी अब हमारे पास काफी सारी जानकारी मिलनी शुरू हो चुकी है। देखो, अभी तक एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, या दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें यह पाया गया है कि दरअसल में ना जो अलग अलग जगह पे रेड्स चल रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों के अंदर आपके जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरियाज में रेड हुई। उस पर्टिकुलर रेड्स के अंदर 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उसी तरह से ये जो डॉक्टर इंसान था जो ये गाड़ी चला रहा था, इसको भी डर था कि मेरे ऊपर भी रेड होगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इसको ब्लास्ट करना नहीं था, पर क्योंकि ये डर गया था, इसके साथी दोस्त जो थे वो भी पुलिस की तरफ ऑलरेडी पकड़े जा चुके थे, तो यहाँ पर ये बंदा घबरा गया एंड उस वजह से यहाँ पर एक प्री मेच्योर ब्लास्ट या प्री मेच्योर बॉम्ब हमें यहाँ पे देखने को मिला। बॉम्ब अभी पूरी तरह से बना नहीं था, बस वो डर गया कि मेरे ऊपर भी रेड होगा, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वो बॉम्ब अभी पूरा बना नहीं था, उससे पहले ही वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये अभी थोड़ा सा हमें इसके बारे में आइडिया मिला है, ठीक है ना। पर देखो कितना इंटरेस्टिंग या किस तरह से मतलब रेडिकलाइजेशन होता है, आप जरा उसको बात अंडरस्टैंड करना। कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे ना 3 जो लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, तो उनमें डॉक्टर थे, ठीक है ना। और ये जो इंसान था जो गाड़ी चला रहा था, ये भी अपने आप में डॉक्टर था। ये आपका जो उमर नबी नाम का ये बंदा था, ये आपकी जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी का अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर, वहां पर ये पढ़ा रहा था। तो पढ़े लिखे लोग हैं, बंदा भी मतलब अच्छा बैकग्राउंड रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड, पर तब भी इस तरह से रेडिकलाइज होके मतलब देश के विरुद्ध ये गतिविधियां करते हैं। ये बहुत ही खराब बात है इस तरह की, ठीक है ना। इसमें देखो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अच्छे जो युवा लोग हैं वो क्यों आके रेडिकलाइज हो रहे हैं। क्या हम एफर्ट ले सकते हैं लोगों को डी रेडिकलाइज करने के लिए, ताकि ये जो टेररिस्ट वाला एजेंडा है ना, ये भारत देश में यहाँ पे चल ना पाए। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने यूथ को इस बात को समझाएं, कोई भी यूथ रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी यहाँ पे हमें काम करने की डेफिनेटली जरूरत है। दोस्तों, डेट है आज की 12 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि कल जो मेंस का रिजल्ट है यूपीएससी 2025 का, वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। बहुत सारे बच्चों का कल रात मुझे मैसेज भी आया एंड बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब आप लोग मैसेज करते हो कि सर मेरा मेंस क्लियर हो गया। जिन सब बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है, ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। कुछ बच्चे जिन जो कुछ मार्क्स की वजह से लेट से अपना मेंस क्लियर नहीं कर पाए, देखो उनको बिल्कुल भी अपना डिसहार्टन नहीं होना इस मुद्दे के ऊपर। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेंस को लर्निंग के तौर के ऊपर लीजिए। क्या गलतियां हुई, कहाँ पर मिस्टेक हुई, ऑप्शनल, एथिक्स, एसे या कोई भी जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि आपका कमजोर हुआ था, उसके ऊपर आने वाले समय हमें काम करना होगा, ताकि अगली बार लिस्ट में हमारा यहाँ पे नाम हो। जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो गया है उनके लिए हमारी टीम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके, या इवन मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है,
वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर देना, तो हमारी टीम आपके साथ टच में आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली हम फिर आगे अपना जो डैफ फिलिंग हो गया, 1-to-1 मॉक्स, आपके जो पैलन मॉक्स हो गया, वो सारा हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिर प्लान करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में। देखो सबसे पहली बात, आप लोग जरा ये पिक्चर में देखो, ये है ग्रेटर फ्लेमिंगोस, ठीक है ना। अब ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल में ये एक तरह के माइग्रेटरी स्पीशीज है। कई इंडिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेटरी स्पीशी के तौर के ऊपर आते रहते हैं समय समय के ऊपर। एंड इसी तरह से एक आप इनके बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। ये सबसे बड़े फ्लेमिंगो स्पीशीज हैं। इनकी जो हाइट आपने पिक्चर में देखी होगी अभी, लगभग 150 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया, इन देशों में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन की वजह से भारत के अलग अलग एरियाज में आते हैं, जैसे उसमें रन ऑफ कच्छ हो गया गुजरात का, पुलिकट लेक, चिली का लगून हो गया, पॉइंट कैलिमर, ये सारे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट है ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। वहां पर भी भारी संख्या के अंदर ग्रेटर फ्लेमिंगो माइग्रेशन के माध्यम से आते हैं। और ये खाते का है, ये एल्गी हो गया, क्रस्टेशियंस, प्लैंकटन, ठीक है, इनको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। ये यहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं शैलो लगून्स के अंदर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मान लो वहां पे लोग वगैरह होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे जो नेस्ट वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और काफी जो ब्रीडिंग वगैरह होती है ना, ये तभी कर पाते हैं जब वहां पे लोग वगैरह ना हो। तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी तो इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है उससे। प्लस एट द सेम टाइम इनका IUCN स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न में देखने को मिल जाएगा, राइट। अब ये तो बात होगी ग्रेटर फ्लेमिंगो की। बाकी और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पर आप नोटिस करना, देखो ये तमिलनाडु तो आपको सबको पता ही है। यहाँ पर ना आप लोग देख पाओगे, इस जगह में आपको धनुषकोडी देखने को मिलता है, ठीक है। रामेश्वरम जो है ना, वहां पे पास में ही आपको धनुषकोडी देखने को मिलता है। एंड वहीं पर आपकी क्या है, आपकी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है। अब नाम भी देखो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत भारी संख्या के अंदर ग्रेटर फ्लेमिंगोस यहाँ पे आते हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे इसकी लोकेशन, ये पार्क स्टेट और गुल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे मिलता है ना, वहीं पर आपको एक ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आई। और इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंगोस के लिए भी, टर्टल्स, शोरबर्ड्स के लिए। WPA के अंतर्गत आपको इसको लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। कोई भी इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस सेंचुरी के अंदर या इको सेंसिटिव जोन के अंदर नहीं हो सकती। तो पूरा पूरा हमारा जो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और साथ साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पे सारा इसको ओवरऑल मैनेज करते हैं। पर अभी दिक्कत पता क्या आ रही है? अभी दिक्कत दोस्तों ये आ रही है कि यहाँ पर एक 50 मेगावाट का विंड फार्म प्रपोज्ड है। अगर मान लो धनुषकोडी रामेश्वरम के अंदर ये आपका 50 मेगावाट का विंड फार्म इस तरह से आ जाता है, उससे क्या होगा? देखो उससे हमारी एनर्जी नीड्स तो हमारी बेहतर हो पाएंगी, वो तो हम उनको मीट कर पाएंगे। पर ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, आपके टर्टल नेस्टिंग के ऊपर, फिश ब्रीडिंग जोन के ऊपर। क्योंकि जब ये इतनी ज्यादा ह्यूमन डिस्टर्बेंस होगी, विंड फार्म यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, तो उससे इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए एक तरफ हम अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमारा उससे जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो लेट अस सी कि आगे इसके रिगार्डिंग क्या मुद्दा होता है। पर फिलहाल ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इस वजह से न्यूज में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, बुकर प्राइज 2025। अब पहली चीज तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना कि हमारे पास ना दो तरह के प्राइजेस हैं। एक को हम बोलते हैं बुकर प्राइज और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। अब आपका सवाल आएगा कि क्या अलग क्या है दोनों में? नाम तो सेम है। नाम सेम नहीं है, उसमें इंटरनेशनल वर्ड है, ये अकेला बुकर प्राइज है, वहां पे इंटरनेशनल वर्ड भी है। होता पता क्या है? बुकर प्राइज किसको दिया जाता है? देखो कोई एक नॉवल है मान लो, वो इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। अगर एक इंग्लिश नॉवल है, वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश होती है, तो सिर्फ उसी नॉवल को या उसी पर्सन को बुकर प्राइज यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो बुक जो होती है ना, वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। पर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, इसमें बुक किसी भी भाषा में लिखी हो, बस उसको ट्रांसलेट किया गया होना चाहिए इनटू इंग्लिश। समझे? जो भी ट्रांसलेशन हुआ होगा इंग्लिश के अंदर,
वो यहाँ पे यूके आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। तो इसमें लैंग्वेज की बाध्यता नहीं है, बस ये है कि ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर क्या था बुकर प्राइज के अंदर, वो एक्चुअल में एक इंग्लिश ही नॉवल होनी चाहिए, किसी और भाषा की नॉवल नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश नॉवल को मिलता है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपकी जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उनको यहाँ पे मिलता है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो बुकर प्राइज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, जो कि 1969 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन के लिए, ठीक है ना। तो जो दो पब्लिशर्स थे आपके टॉम मैशलर और आपका ग्राहम सी ग्रीन, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और बुकर मैकॉलन कंपनी ने यहाँ पे फंडिंग दी। उन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम बुकर प्राइज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्लेन में पूछी जा सकती है वो यही है, इट इज ओपन टू नॉवेल्स पब्लिश इन इंग्लिश इन यूके और आयरलैंड, ठीक है। तो जजेस इसको यहाँ पे आपका स्टडी करते हैं इन बुक्स को, एंड देखते हैं कि सबसे बढ़िया बुक कौन सी है। अब भारत की तरफ से भी काफी सारे विनर्स यहाँ पे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1971 के अंदर वीएस नायपाल जी, इनको इनकी जो वर्क था इन अ फ्री स्टेट, उसके लिए बुकर प्राइज मिला था। उस तरह से सलमान रश्दी जी, इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। अरुंधति रॉय जी को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। सिमिलरली किरण देसाई जी को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरविंद अडिगा जी को यहाँ पे द व्हाइट टाइगर, बहुत पॉपुलर है ये, तो इसके लिए यहाँ पे बुकर प्राइज यहाँ पे मिल रखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, तो जैसे मैंने आपको बताया ये किसको मिलता है, ऐसे वर्क जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड फिर वो यूके में पब्लिश होती हैं, तो ये होते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसको भी लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर। पहले ये आपका 2 साल में एक बार होता था, और 2015 ऑनवर्ड्स ये हर साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे दिया जाने लगा। इस साल का दोस्तों 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था वो हार्ट लैम्प के लिए मिला, जिसको कि लिखा गया था बाय बानकू मुश्ताक। बेसिकली ये कन्नड़ा लैंग्वेज में एक बुक थी दीपा बाष्टी जी के द्वारा, इसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू हार्ट लैम्प, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया था, उसके लिए यहाँ मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। सर अभी हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है डेविड ज़ाले। इनको यहाँ पे इनकी जो बुक है यहाँ पे फ्लैश, इस बुक के लिए यहाँ पे बुकर प्राइज यहाँ पे इनको दिया गया है। अब इनकी अपनी अपने आप में जो इंपॉर्टेंट ये रह जाते हैं कि पहले ऐसे हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हैं जिनको यहाँ पर बुकर प्राइज से यहाँ पे सम्माना गया है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इनकी जो बुक है ना, ये जो फ्लैश, इसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान जो हंगरी से होता है वो यहाँ पे लंदन के लीड सर्कल में जाता है, कहाँ क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो यहाँ पे क्लास, माइग्रेशन, पावर, इन सब चीज़ों के अंदर जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी जो अलग अलग तरीके हैं वो यहाँ पे फ्लैश बुक के अंदर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इस बुक के लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे इस बार का बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है फेजिंग आउट मर्करी बेस्ड डेंटल अमलगम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, मर्करी पोल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। मर्करी अगर आप कंज्यूम करते हैं या अगर आपकी बॉडी में जाता है तो उससे कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम सब इम्पैक्ट होता है, एंड इस वजह से आपकी किडनी और आपके लंग को बहुत ज्यादा समस्या होती है। अब दोस्तों बात करें मर्करी की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला हुआ है कि मर्करी इज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा सेहत में इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर इन्होंने एक लिमिट लगा रखी है कि अगर आप लंबे समय तक इनहेल कर रहे हैं ना, तो वहां पर 0.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इतना चल सकता है, इससे ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जो भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से 2 माइक्रोग्राम पर केजी इतना यहाँ पर आप लोग इनटेक यहाँ पे मर्करी का हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। बट आप लोग जानते होंगे कि मर्करी की समस्या और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसानों के अंदर पता कैसे जाता है, बायो एक्यूमुलेशन इन फिश के माध्यम से। कहने का मतलब मर्करी के पार्टिकल्स पानी तक पहुंच जाते हैं, पानी में वहां पे फिश कंज्यूम करती हैं। अगर हम वहां पे फिश को खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी मर्करी है, तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी जो मात्रा है वो इस तरह से बढ़ती रहती है, एंड इस वजह से लोगों की सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पे मर्करी की वजह से यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे मर्करी ज्यादा कंज्यूम करने से मिनी माटा डिजीज होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग मर्करी पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिश और शेलफिश अगर आप कंज्यूम करते हो जो कि कहीं ना कहीं मिथाइल मर्करी से कंटामिनेटेड है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी मर्करी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को थोड़ा सा नम फील करते हैं, वो मसल कमजोर हो जाते हैं, उनको दिखना थोड़ा बंद हो जाता है,
अपना सुनना, आपका बातचीत करना, उसमें काफी ज्यादा परेशानी आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं मिनी माटा डिजीज के। हमने एक कन्वेंशन भी है जिसका नाम है मिनी माटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। अब ये जो मिनी माटा कन्वेंशन है ना, ये 2013 में अडॉप्ट करी गई थी और ये फोर्स में आई 2017 के अंदर। इसमें कोशिश यही थी कि मरकरी का जो अपना ये जो इश्यूज फेस कर रहे हैं इनको हम कैसे रोका जा पाए ताकि लोगों की जो सेहत है वो यहाँ पे बचाई जा पाए। तो भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया था 2014 के अंदर एंड अकॉर्डिंगली 2018 में हमने इसको रेटिफाई कर दिया। अब देखो अभी क्या हुआ है, अभी देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके दांत में ना कैविटी बन जाती है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो आप लोग कहाँ जाते हो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। डेंटिस्ट क्या करते हैं, उस कैविटी को फिल करते हैं, उस कैविटी को भरा जाता है। उस कैविटी को कैसे भरते हैं, उस कैविटी को भरने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है। उसमें एक तो दोस्तों होता है मरकरी, मरकरी के साथ ही साथ उसमें आपका सिल्वर, टिन, कॉपर का जो एलॉय होता है वो किया जाता है। तो यानी कि आपके दांतों में जो फिलिंग यहाँ पे की जा रही है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी डाली जा रही है, इसमें एक मरकरी भी है। अब मैंने आपको बताया कि देखो यार, ये जो आपकी फिलिंग है ये लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसके लिए हम मरकरी डाल तो रहे हैं इसके अंदर। पर दिक्कत ये हो जाती है कि मरकरी का कंजम्पशन अगर आप करोगे उससे कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक वेपर्स हैं वो रिलीज होंगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इवन आपके जो डेंटिस्ट है उनके ऊपर भी इसका बुरा इंपैक्ट आएगा। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया हुआ है, जो कंट्रीज अभी यहाँ पे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मिली, कि 2034 तक ये जो आपके मरकरी बेस्ड डेंटल अमलगम होते हैं ना, इनको हम फेज आउट कर देंगे, क्योंकि मरकरी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है लोगों की सेहत के ऊपर। सो दैट इज वाई हम इसको फर्दर हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो 2034 तक हम इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, मरकरी बेस्ड आपकी जो फिलिंग्स होती हैं। तो क्या फिर फिल किया जाएगा दांतों के अंदर अगर मरकरी नहीं? तो देखो और ऑप्शंस हैं अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक और ग्लास से आपके टूथ कलर्ड मटेरियल्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लास आइनोमर सीमेंट्स होते हैं, जैसे आपका जिससे फ्लोराइड रिलीज होता है, मरकरी नहीं रिलीज होगा। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मरकरी की जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर उसको रोका जा सकता है। तो भारत ने भी इस पे अग्री कर लिया है एंड आगे जाके 2034 के बाद आपको इस तरह से जो फिलिंग्स मिलेंगी वो अलग होंगी, दे वोंट बी मरकरी बेस्ड फिलिंग्स। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, ISSF। ISSF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना शूटिंग की, तो एक्चुअली ना ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स होते हैं। ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स का मतलब किस किस प्रकार के इवेंट होते हैं? देखो यहाँ पे शूटिंग में 3 तरह के इवेंट होते हैं। एक होता है आपका राइफल, एक होता है आपका पिस्टल और तीसरा होता है यहाँ पे आपका शॉटगन। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ना, उसमें भारत के शूटर्स ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कैसे? क्योंकि भारत ने इस बार बहुत सारे मेडल जीते हैं। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका कायरो इजिप्ट के अंदर। तो इस तरह से हर साल एनुअली इस तरह से इवेंट होता है जिसमें भारत के शूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पर इस बार सबसे शानदार हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। और इसमें देखो 2 नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। देखो कई बार ना यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मान लो आपको नाम दे दिए कि ये जो पर्सन है ये किस फील्ड के साथ लिंक्ड है, तो आपको पता नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो सम्राट राणा जी है और जो अनीश भानवाला जी है, ये यहाँ पे आपका शूटिंग के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। तो सम्राट राणा जी ने यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर यहाँ पे गोल्ड जीता है, जो कि ऐसा करने वाले इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल के अंदर ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे इस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया। सिमिलरली अनीश भानवाला जी की अगर हम बात करें, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर सिल्वर यहाँ पे अपना सिक्योर किया है और ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट बनने वाले ये भारत की तरफ से पहले इंडिविजुअल यहाँ पे बन गए हैं। सो दैट इज वाई बहुत बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, इसके बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। डिटेलिंग में आपको नहीं कह रहा, पर एक बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए ये बना है। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 11 के बारे में। दोस्तों यूपीएससी ने एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। आई थिंक 2024 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो हो रही है ना, वो है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इसका 11वां एडिशन था और ये हुआ आपके कर्नाटका बेलगावी के अंदर। 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक यहाँ पे चल रहा है और ये दोनों देशों के बीच में हर साल होता है। एक साल इंडिया में, एक साल वहां पे। ठीक है, तो
अगर हम पिछले एडिशन की बात करें, सॉरी, जब आपका पहला एडिशन था वो 2012 में पुणे भारत के अंदर यहाँ पे हुआ था, और इस तरह से भारत की आर्मी और श्रीलंकन आर्मी साथ में मिलकर यहाँ पे काम करती है ज्वाइंटली बेसिस के ऊपर। अब इस बार की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत की तरफ से जो राजपूत रेजिमेंट है उसके लोग हैं, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ से गजब रेजिमेंट के आपके जो पर्सनल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन है वो दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर फोकस यहाँ पे आपके कि रेड्स कैसे कंडक्ट करवाई जाती हैं, आपका सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन हो गया, हेलीकॉप्टर रिलेटेड मिशन हो गया, हेलीपैड्स को सिक्योर करना हो गया, इसके अलावा ड्रोन्स, आपके अनमैन्ड एरियल सिस्टम को काउंटर करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये सारी चीजें यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे होंगी। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में यहाँ पे जो संबंध है, डिफेंस टाइज है, वो और बेहतर हो पाएंगे, साथ में मिलकर ट्रस्ट और कॉपरेशन और इंक्रीज होगा। एंड कहीं ना कहीं हमारे देखो यूएन पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं ना, उसमें भारत का भी खूब पार्टिसिपेशन है एंड श्रीलंका का भी पार्टिसिपेशन है, तो उसके लिए भी हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एंगोला के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी क्या हुआ कि एंगोला ने अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, एंड इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर उन्होंने हमारी जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको यहाँ पर इन्वाइट किया, तो वहां पर वो गई भी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको एंगोला की लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका 50वां इंडिपेंडेंस डे था और भारत की राष्ट्रपति को यहाँ पर उन्होंने बुलाया, तो दैट इज वाई इट बिकम्स अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखिएगा कि जो अंगोला है ना, यहाँ पर अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। आप देख पाओगे सदर्न अफ्रीका में ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, जिसका आपका यहाँ पे टच होता है अटलांटिक ओशन के साथ, यहाँ पर आपको अंगोला कंट्री देखने को मिल जाती है। इसकी जो कैपिटल सिटी है दैट इज लुआंडा, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको जाम्बिया हो गया, ठीक है, नमीबिया हो गया, आपका बोत्सवाना हो गया, ठीक है। एक्चुअली बोत्सवाना नहीं आएगा, बोत्सवाना नीचे है। तो यही 3 कंट्रीज है आपका, नमीबिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हाँ ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनके साथ इसका यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे टच होता है, और अटलांटिक ओशन तो इधर यहाँ पे है ही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो अब ध्यान में रखना एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में। एक्चुअली ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आपको ना जाम्बेजी रिवर जाती हुई देखने को मिल जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस कंट्री के जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना, वहां से आपको जाम्बेजी रिवर यहाँ पे जाती हुई देखने को मिलती है, और ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर अपने आप में है। इसके अलावा एक कौनजा रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है 960 किलोमीटर वेस्टवर्ड टू द अटलांटिक। यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट रहता है वो थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट ही रहता है, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स, सवानास और ड्राई फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी एंगोला के बारे में, एक जस्ट बेसिक आइडिया उसकी ज्योग्राफी के बारे में रखोगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था आपका उसमें क्रिसमस आइलैंड के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना क्रिसमस आइलैंड की, तो ये जो बातें लिखी गई हैं इसके रिगार्डिंग अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। स्वराज पार्टी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर चित्तरंजन दास जी के साथ साथ आपके जो मोतीलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। रेजस मकाओ की बात करें तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।